अगस्त 9 2024 को बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। और ये बिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स गोइंग टू अमेंड द आरबीआई एक्ट 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करने वाला है। और जो ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एक्ट हो गया, या फिर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन जो था 1980 वाला, सभी को ये अमेंड करने वाला है। तो लेट्स सी व्हाई इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। देखो, मेन पर्पस बिल का था कि बैंकिंग गवर्नेंस को इंप्रूव करना है, रिपोर्टिंग की जो कंसिस्टेंसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के उसको ज्यादा बेटर करना है, और बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है डिपॉजिटर्स को एंड इन्वेस्टर्स को। एंड साथ के साथ जो ऑडिट क्वालिटी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उसको इंप्रूव करना है, एंड जो डायरेक्टर्स थे उनके टेन्योर को इंक्रीज करना है कोऑपरेटिव बैंक्स के केस। सो लेट्स डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं आशीष जैन एंड मैं आपके लिए जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। सबसे पहला जो अपडेट हम यहां पर डिस्कस करने वाले, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है। इसके तहत जो बैंक्स होते हैं उनको अपने एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का एक फिक्स परसेंटेज कैश की फॉर्म में या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में जमा करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। एंड जो बैलेंस यहां पर कंसीडर किया जाता है दैट्स अ फोर्टनाइटली बैलेंस, एंड डेली एवरेज आपको 90% की मेंटेन करनी पड़ती है। ड्यूरिंग द कोविड सीजन इस 90% डेली एवरेज को रिड्यूस किया गया था 80%, लेकिन बाद में इसको फिर से 90% कर दिया गया था। और फोर्टनाइटली का मतलब होता है सैटरडे से लेकर के सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे तक का टाइम पीरियड, और दोनों दिन इसमें शामिल रहते हैं। अब जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वहां पर फोर्टनाइट की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए कहा गया है, और ये टाइम पीरियड अब रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यानी कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का टाइम पीरियड रहेगा। दैट विल बी द फर्स्ट fortnight, and the second fortnight will be covering from the 16th to the last day of the month. And इस डेफिनेशन को आरबीआई एक्ट जो है उसमें तो चेंज किया जाएगा, साथ के साथ जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक थे जिनको कैश रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ता था, उनके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी इस चीज को चेंज किया जाएगा। दैट्स द फर्स्ट major update related to this particular amendment bill. Second one, it's related to the tenure of the directors of the cooperative banks. जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है कि जो डायरेक्टर है किसी भी बैंक का एक्सेप्ट द चेयरमैन और द होल टाइम डायरेक्टर, वो अपने ऑफिस को लगातार 8 साल से ज्यादा समय के लिए होल्ड नहीं कर सकता है। अब इस बिल के तहत इस पर्टिकुलर पीरियड को इंक्रीज किया गया है 10 साल के लिए फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो डायरेक्टर हैं अब वो 8 की बजाय 10 साल तक के लिए अपने ऑफिस को होल्ड कर पाएंगे। एंड मोर ओवर देयर इज प्रोहिबिशन ऑन कॉमन डायरेक्टर्स, यानी कि एक से ज्यादा संस्था में अगर आप सर्व करते हैं तो उसके ऊपर प्रोहिबिशन थी। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है डायरेक्टर को कि बैंक के बोर्ड का कोई भी डायरेक्टर जो है वो किसी और बैंक के बोर्ड के ऊपर अपनी सेवाएं नहीं दे सकता। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टर्स बिठाए गए हैं वहां पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है कि कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर है, लेट्स से केस यहां पर कोऑपरेटिव बैंक का इसका डायरेक्टर किसी और बैंक का डायरेक्टर नहीं बन सकता, यहां पर अपनी सेवाएं नहीं दे सकता। अब ये बिल जो है वो इस एग्जेम्पशन को एक्सटेंड करता है उस डायरेक्टर के लिए जो कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में है। एंड अगर वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर है उसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर बनाया जाता है तो उसके ऊपर भी ये एग्जेम्पशन अब लागू होने वाली है। दिस इज अ मेजर पॉइंट रिलेटेड टू दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। तो एक चीज तो हमने समझ ली है कि जो समय सीमा थी उसको यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि 8 साल का जो टेन्योर था उसको कह दिया कि अब 10 साल तक के लिए आप अपना ऑफिस होल्ड कर पाएंगे। साथ के साथ यहां पर यह भी कह दिया कि अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर था अब वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर में एज अ मेंबर अगर अपॉइंट किया जाता है वहां पर भी ये एग्जेम्पशन चलेगी। पहले ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चयनित जो डायरेक्टर थे उनके ऊपर लागू रहती थी, लेकिन अब अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जाता है तो वहां पर भी एक्सेप्शन चलेगी। फिर बात आती है रिलेटेड टू सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी का मतलब होता है अगर मेरे पास एक कंपनी के इतने अमाउंट के शेयर्स हैं
तो ये कहा जाएगा कि उस कंपनी में मेरा लेना देना बन जाता है। तो उस डेफिनेशन को अब चेंज कर दिया गया है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो दी जाती है। तो पहले जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हो जिसका अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, या फिर आपके पास जो शेयर होल्डिंग है वो पेड अप कैपिटल के 10% से ज्यादा है, इसमें से जो भी अमाउंट लेस होगा, यानी कि कहने का मतलब है अगर कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 1 करोड़ की है तो उसका 10% हुआ 10 लाख, और आपके पास अगर शेयर होल्डिंग 5 लाख की है तो आपका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की होल्डिंग के ऊपर शामिल नहीं रहता है, ये आपकी स्पाउस की, आपके माइनर चाइल्ड की अगर होल्डिंग होती है उसको भी बीच में इंक्लूड किया जाता है। अब यहां पर अमेंडमेंट की गई है कि ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का अमाउंट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए जो पर्टिकुलर अमाउंट आपका शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उसको 5 लाख से इंक्रीज करके 2 करोड़ कर दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में 5 लाख का अमाउंट कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब अगर आप किसी कंपनी में 5 लाख से ज्यादा के शेयर होल्डिंग करते हो तो आपका यह माना जाएगा कि आपका उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो उस अमाउंट को अब अमेंड करने के लिए कहा गया है कि अमाउंट को 5 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया जाए। एंड इवन ये भी प्रोविजन रखा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस अमाउंट को अमेंड भी कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। फर्दर इसके बाद जो अपडेट है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू नॉमिनेशन। जो नॉमिनेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है। सेक्शन 45 जेड ए, जेड सी एंड जेड ई जो है वो नॉमिनेशन से डील करते हैं। यहां पर आपको वर्ड याद रखना है एस, यानी कि ए सी ई, और इसको पर्टिकुलरली आप आगे मिला देंगे डीएसएल के साथ, यानी कि आपको एस वर्ड याद रखना है और यहां पर डीएसएल याद रखेंगे, यानी कि डिपॉजिट से रिलेटेड, डी मींस डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट से रिलेटेड जो नॉमिनेशन रूल्स हैं वो 45 जेड ए में है। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड अगर नॉमिनेशन रूल्स की बात करते हैं तो वो 45 जेड सी में कवर्ड है। एंड लॉकर से रिलेटेड अगर नॉमिनेशन रूल्स की बात करते हैं तो वो 45 जेड ई में कवर्ड माने जाते हैं। तो इसमें भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी तक के लिए ये चीज थी कि आपका अगर सेविंग फंड अकाउंट है तो उसमें आप एक पर्सन को ही नॉमिनी बना सकते थे, ठीक है। नॉमिनी पर्सन जो होता है वो एक्चुअली एज अ ट्रस्टी एक्ट करता है, एंड फॉर द लीगल हेयर्स को पैसा देना होता है। बैंक एक वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है, यानी कि पर्सन के डिमाइज के बाद अगर पर्सन डिजीज हो जाता है तो उसका अकाउंट बंद करते हुए जो पैसा अकाउंट का वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, एंड बैंक अपनी लायबिलिटी से पीछे हट जाता है, यानी कि बैंक की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, राइट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है चाहे अकाउंट वो सिंगल अकाउंट होता है चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट होता है, वहां पर एक ही नॉमिनी अलाउ करता है। एंड फर्दर नॉमिनी सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स के लिए भी रख सकते हैं, नॉमिनी लॉकर के लिए भी हायर किया जा सकता है। लॉकर के केस में, ज्वाइंट ऑपरेशन लॉकर्स के केस में सिर्फ 2 नॉमिनी चयनित किए जा सकते हैं एज पर द आईबीए गाइडलाइंस। और ये जो नॉमिनी होता है, जिस पर्सन ने उसे नॉमिनेट किया था उसकी डेथ के बाद वो पर्सन जो है उनके अकाउंट को, आर्टिकल्स को, लॉकर को एक्सेस कर पाता है। अब ये जो बिल है ये इस पर्टिकुलर मोटिव के साथ इसमें अमेंडमेंट की गई है कि पर्सन जो होगा वो अप टू 4 नॉमिनीज को सिलेक्ट कर पाएगा, यानी कि 4 नॉमिनी जो है वो यहां पर रखे जा सकते हैं डिपॉजिट्स के लिए। एंड ये जो नॉमिनी रखे जाएंगे या तो ये सक्सेसिवली पर्पस के साथ होंगे या फिर साइमल्टेनियस पर्पस के साथ होंगे। साइमल्टेनियस का मतलब है कि अगर पर्सन ए एंड बी एंड सी एंड डी को नॉमिनी रखा गया है तो इनकी प्रपोर्शन तय की जाएगी। लेट्स से ए की प्रपोर्शन 25% की है, बी की प्रपोर्शन 50% की है, इसकी प्रपोर्शन 10% की है, एंड इसकी प्रपोर्शन 15% की है। तो इनको अपनी प्रपोर्शन के हिसाब से जो अमाउंट है वो डिस्चार्ज किया जाएगा, और ये साइमल्टेनियस है, यानी कि सभी को यहां पर डिस्चार्ज इकट्ठे देना पड़ेगा उनकी प्रपोर्शन के हिसाब से। लेकिन सक्सेसिवली प्रपोर्शन के हिसाब से क्या होगा, सक्सेसिव अगर नॉमिनेशन होती है तो हायर ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि अगर ए को प्रायोरिटी 1 दी गई है तो सबसे पहले ए को ढूंढा जाएगा। अगर ए एक तय सीमा में नहीं आता है तो पर्सन बी को अप्रोच किया जाएगा, उसके बाद पर्सन सी, फिर पर्सन डी, ठीक है। तो इस अप्रोच को यहां पर रखा जा सकता है,
और नॉमिनेशन में ये चेंजेस किए जा रहे हैं, जहां पर अब ये अलाउ किया जाएगा कि डिपॉजिट के पर्पस के लिए आप सक्सेसिवली भी रख सकते हैं या फिर साइमल्टेनियसली भी रख सकते हैं, जबकि बाकी दो के केसेस में, यानी कि लॉकर के केस में एंड सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल के केस में, सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिवली के पर्पस के साथ जो नॉमिनी होंगे उनको रखा जा सकता है। एंड यहां पर यह भी कहा गया है कि अब एक की बजाय आप 4 नॉमिनी रख पाएंगे। अब इसके बाद एक जो बड़ा अपडेट है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सेटलमेंट। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है या फिर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980 है, वो ये कहते हैं कि जो कोई भी अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड है उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे कि डेफ अकाउंट होता है ना, जहां पर जो कोई भी आपका ओवर ड्यू बैलेंस होता है, इरेगुलर बैलेंस होता है फॉर द 10 years और मोर, उस बैलेंस को डेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी तरह से इन सभी एक्ट्स में यह कहा गया है कि अगर डिविडेंड का कोई ऐसा अमाउंट है जो कि अनक्लेम्ड है, तो उसको यहां पर इस पर्टिकुलर अकाउंट में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड अगर ये जो पैसा है अनपेड डिविडेंड अकाउंट का, वो अनपेड ही रहता है, अनक्लेम्ड ही रहता है 7 साल के लिए, तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आईईपीएफ कहते हैं इसको, कि आईईपीएफ अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर दोगे। अभी फिलहाल के लिए इस अकाउंट में 42,000 करोड़ रुपीस हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक अमाउंट बन जाता है। देखो, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट सेमिनार्स करवाती है, वर्कशॉप्स करवाती है, लेकिन कितना ही पैसा खर्च कर ले। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर संशोधन किया जा रहा है, जहां पर जिस प्रक्रिया के साथ आईईपीएफ में बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता था उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। यानी कि इवन वो शेयर्स जिनके लिए डिविडेंड जो है वो पे नहीं किया गया है या फिर क्लेम नहीं किया गया है कंसेक्टिवली 7 साल के लिए, या इसके अलावा अगर बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो अगर पे नहीं किया गया है या फिर रिडीम नहीं किया गया उसको, तो उसको भी इसकी सीमा में शामिल किया गया है, तो ऐसे अमाउंट को आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए, अभी तक जो हमने अपडेट्स पढ़े, मैं आपको फिर से इनके बारे में फटाफट से बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीआरआर के केस में फोर्टनाइट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। अब यहां पर आपके पास 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक फर्स्ट फोर्टनाइट रहेगा एंड 16 से लेकर के लास्ट डे ऑफ द मंथ तक सेकंड फोर्टनाइट शामिल होगा। उसके बाद सेकंड था कि जो टेन्योर है डायरेक्टर्स का इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, उसको 8 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया जाएगा। एंड साथ के साथ जो कॉमन डायरेक्टर्स के ऊपर एक प्रोहिबिशन थी उसका एक्सटेंशन अब कर दिया जाएगा, एग्जेम्पशन का, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अगर मेंबर बनते हैं, किसमें, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के केस में, उसके केस में। फर्स्ट एंड फर्दर सब्सटैंशियल जो इंटरेस्ट था कंपनी के केस में, अब उसकी सीमा को 5 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ पे कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन के केस में, डिपॉजिट के केस में 4 नॉमिनी बन सकते हैं, बन पाएंगे, एंड ये सक्सेसिवली भी हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं, जबकि बाकी दो केस में, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल के केस में, लॉकर के केस में, सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन का प्रावधान रहने वाला है। फिर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू सेटलमेंट, यानी कि जो कोई भी पैसा आपको नहीं मिल रहा है या मिल नहीं पाया है, आपने रिडीम नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है, वो सारा का सारा पैसा आईईपीएफ में डाल दिया जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाएगा। फिर बात आती है अगले अपडेट के बारे में, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। देखो, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो जो भी रिम्यूनरेशन पे की जाती है ऑडिटर्स को, तो वो आरबीआई कंसल्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसके बिहाफ पर जो रिम्यूनरेशन है वो पे की जाती है ऑडिटर्स को। अब ये बिल एम्पावर करेगा किनको? बैंक्स को ही एम्पावर कर देगा कि बैंक्स अपनी मर्जी के साथ ऑडिटर्स को रिम्यूनरेशन पे कर पाएंगे, राइट? सो दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू ऑल द अपडेट्स ओवर देयर। तो की प्रोविजंस को यहां पर देख लेते हैं। नॉमिनी ऑप्शंस की अगर बात करें तो 4 नॉमिनी रख पाओगे। अब डिपॉजिट के केस में साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव दोनों अवेलेबल रहेंगे, जबकि बाकी केस में सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव एप्लीकेबल रहने वाला है। तो इस केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग का जो एक्ट है 1970 एंड 1980, इन सब को
मॉडिफाई किया जाने वाला है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फर्दर ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं आपको जेआईबी बैंक प्रमोशंस की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाए तो इस नंबर के ऊपर अभी के अभी व्हाट्सएप कर दीजिए पीडीएफ लिख करके एंड विल बी सेंडिंग यू ऑल द पीडीएफ ओवर देयर। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।